फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। ये जो आज का जो बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है, वर्चुअल समुदाय और सामाजिक संपदा। ये वर्चुअल समुदाय और सामाजिक संप्रदाय के संदर्भ में अनेक चीजें हैं बात करने के लिए। जैसे कल मैंने एक पहलू रखा था उसका कि इस वर्चुअल समुदाय का एक पहलू है उसकी फ्रेंडशिप की जो नेचर है। अब पिछले 2 दशक में ये चीज धीरे धीरे भारत में कल्टीवेट हुई और अभी ये धीरे धीरे और बढ़ेगी। वर्चुअल समुदाय की संस्कृति और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वर्चुअल समुदाय की संस्कृति को वे लोग भी पसंद कर रहे हैं जो लोग कभी वर्चुअल में आने को पसंद नहीं करते थे। वर्चुअल की कल्चर ने जो कि बहुत ही सिंपल ढंग से हमारे जीवन में दाखिल हुई और अभी उसने पूरा स्पेस घेर लिया है। मोबाइल के जरिए, फोटो के जरिए दाखिल हुई और अब वो आपके हर कम्युनिकेशन का हिस्सा है। सो वर्चुअल से आप बच नहीं सकते। वर्चुअल जो है वो आज की दुनिया का रियल है और ये ऐसा रियल है जो कि काफी चिंता की चीज है। ये साधारण चीज नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि वर्चुअल को इग्नोर करके हम सरवाइव कर लेंगे, वो उनके लिए ये सोचना उनका गलत है। सवाल यह है कि वर्चुअल के बारे में एक पक्ष यह भी है, जो वर्चुअल समुदाय के बारे में बातचीत करते हैं, हर जगह वर्चुअल समुदाय का अपना अपना एक संदर्भ है। एक उसका यूनिवर्सल संदर्भ है और एक उसका लोकल संदर्भ है। वर्चुअल की सबसे जो मूल्यवान चीज है जो मुझे लगती है वो ये कि ये पहली बार आफ्टर ये जो तमाम किस्म का पोस्ट मॉडर्निज्म का जो झमेला आया, उसमें उस झमेले में जो ये था कि यूनिवर्सल अब गायब हो जाएगा और लोकल प्रमुख होगा, तो वर्चुअल कल्चर ने, वर्चुअल कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट ने पुनः नए सिरे से सार्वभौमत्व को एक तरह से पुनरुज्जीवित कर दिया। अब वर्चुअल यूनिवर्सल है, वर्चुअल लोकल नहीं है। वर्चुअल का जो भी कम्युनिकेशन है इंटरनेट पर, वो अब लोकल भी है और ग्लोबल भी है और एसेंशियली यूनिवर्सल है। उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, उसे कोई भी कर सकता है। तो इस नजर से अगर देखें तो वर्चुअल एक एसेंशियल हिस्सा है इस लेट कैपिटलिज्म के पूंजीवादी विकास का। परवर्ती पूंजीवाद के विकास में एक चीज की खोज की गई कि भाई ये जो मनुष्य के अंदर जो एक अलगाव, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद जो विकसित जो पूंजीवादी समाज सामने आए, उसने जो पैदा किया था अलगाव, उस अलगाव को कैसे कम किया जाए। और इस अलगाव को कम करने के क्रम में ये वर्चुअल दाखिल हुआ, इंटरनेट दाखिल हुआ, कंप्यूटर दाखिल हुआ। इसने एक नए किस्म का एलिनेशन पैदा किया, लेकिन एक बड़े किस्म की कनेक्टिविटी भी पैदा की। वर्चुअल जो कम्युनिटी है या वर्चुअल जो समुदाय है, ये एक नए किस्म का समुदाय है। ये पुराने किस्म के समुदाय की तरह नहीं है। इसमें पुराने किस्म के समुदाय की टेंडेंसी है। अगर पुराने किस्म के समुदाय को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें एक इनफॉर्मल डिस्कशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन उसका एक हिस्सा था पुराने समुदाय में, और उसको इस वर्चुअल कम्युनिकेशन ने या वर्चुअल समुदाय के कम्युनिकेशन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए इसकी जो कम्युनिकेशन का जो आंतरिक जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत कुछ पुराने समुदाय के कम्युनिकेशन से मिलता जुलता है।
मुश्किल यह है कि ये जो कम्युनिकेशन हमारे बीच में जिस समय आया, उस समय हमारे देश में संस्कृति के हिरास का, जिसे कहें कि एक तरह से बहुत बड़ा रेला चल रहा था। कल्चर का चौतरफा हिरास हो रहा था, कल्चर का विकास नहीं हो रहा था। और ये सिर्फ यही नहीं, सारी दुनिया में पूंजीवादी समाज हो या समाजवादी समाज हो, सभी समाजों में के हिरास की एक तरह से आंधी चली हुई थी जिस समय ये वर्चुअल दाखिल हुआ है। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन के बाद में एक नए किस्म के, जिसे कहें कि लुम्पेन कैपिटलिज्म का उदय सोवियत संघ में और दूसरे देशों में, उसमें चीन भी शामिल है। और ये लुम्पेन कैपिटलिज्म के उदय के साथ में पैरेलल वर्चुअल जो रेला आया, इसने सबसे पहले क्या किया? जो इंटरनेट का कम्युनिकेशन है, उसने सबसे पहले क्या किया? उसने सबसे पहले दो काम किए। समुदाय उसने पीछे बनाए, पहले दो काम किए। इंटरनेट के कम्युनिकेशन के आने के बाद में पहला काम यह हुआ कि इस राज्य की संपदा का बड़े पैमाने पर उसकी लूट हुई। और सबसे बड़ी लूट तो सोवियत संघ में हुई, उसके बाद चीन में हुई। इंटरनेट की संस्कृति आने के बाद में और इंटरनेट के आने के बाद में बड़े पैमाने पर सोवियत संघ के खजाने से पैसा शिफ्ट बाया इंटरनेट होके वो उन तमाम सुरक्षित टापुओं पर चला गया जो कि इस दुनिया में काले धन के संरक्षण के बहुत सुरक्षित घर माने जाते हैं। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद भी इतनी लूट नहीं मची जितनी लूट सोवियत संघ के विघटन के बाद मची। 49 के चाइनीज रिवॉल्यूशन के बाद में भी चाइनीज जनता की संपत्ति की इतनी बड़े पैमाने पर लूट नहीं मची जितनी कि डेंग के आने के बाद में चीन में मची। आप थोड़ी देर के लिए यहां से देखिए कि जिस समाज में पूंजीपति गायब हो गया, उस समाज में अचानक पूंजीपति वर्ग का उदय किसकी संपत्ति पर हुआ? और संपत्ति आई कहां से? वो राज्य की संपत्ति थी, वह जनता की संपत्ति थी। और यह संपत्ति कहां से शिफ्ट हुई? सोवियत संघ के खजाने से शिफ्ट होकर वह सुरक्षित उन टापुओं पर पहुंची, उन बैंक के अकाउंट्स में पहुंची जो विदेशों में थे। वर्चुअल कल्चर की पहली चौकी वो है बैंकों के लूट की चौकी। वर्चुअल कल्चर की दूसरी चौकी है जहां पर कि वर्चुअल कल्चर ने अपने को फ्लरिश किया, वह है कल्चरल प्रोडक्ट की अपहरण की चौकी। ये दो अगर आप संदर्भ वर्चुअल जगत के याद रखें हमेशा जब भी आप वर्चुअल कल्चर पर बात करें, क्योंकि ये उसके बुनियाद में है। अब एक नए किस्म का समुदाय बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल समुदाय, वर्चुअल कम्युनिटी। मैं उसके यहां इतिहास के डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक चीज जस्ट मेंशन करना चाहता हूं, वो ये कि वर्चुअल कल्चर की धुरी है डिपॉलिटिसाइजेशन, वर्चुअल कम्युनिटी पॉलिटिसाइजेशन। ये जो सारी दुनिया में इंटरनेट के आने के बाद में जो अराजनीति की राजनीति का पूरा फिनोमिना फ्लरिश किया। आप एक अपना ग्रुप बनाइए, तो ग्रुप बनाते समय आपकी क्या समस्या रहती है? आप ये थोड़ी देखते हैं कि किस पॉलिटिक्स का, आप देखते हैं दोस्त है, रख लेते हैं ग्रुप में। कंप्यूटर के आने के पहले तक जो फ्रेंडशिप थी
उस फ्रेंडशिप के आधार में एक चीज काम कर रही थी, पॉलिटिक्स। और बड़े पैमाने पर थी ये। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद में और खासतौर पर इस वर्चुअल कम्युनिटीज के जन्म के साथ और राजनीति पहले भी थी समाज में, अभी भी है, लेकिन वर्चुअल कल्चर का यह एक इंटीग्रल हिस्सा है। आप वर्चुअल कम्युनिटी में बिना किसी राजनीतिक मतवाद के प्रति सिलेक्शन के आप वर्चुअल कम्युनिटी का मेंबर बना लेते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बना लेते हैं, आप अपने फेसबुक का, आपके मैसेंजर का, आप तमाम किस्म के जो वर्चुअल कम्युनिटीज के जो तमाम किस्म के रूप हैं, आप वो ग्रुप बना लेते हैं और अपने कम्युनिकेट करते रहते हैं आपस में। सो नई जो फ्रेंडशिप शुरू हुई जिसने कि बड़े पैमाने पर सारी दुनिया को प्रभावित किया, वो फ्रेंडशिप कौन सी थी? फ्रेंडशिप विदाउट पॉलिटिक्स। अब हम दोस्त हैं, फेसबुक में भी दोस्त हैं। अब दोस्त हैं, उसकी राजनीति अलग, मेरी राजनीति अलग, उसकी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग, और हम लोग दोस्त हैं। तो वर्चुअल कल्चर के एक अंदर ये जो डिपॉलिटिसाइजेशन वाला एलिमेंट है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये इसे साधारण पहलू मत समझिए आप। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये कि हिंदुस्तान में वर्चुअल जो कम्युनिटीज के जो ग्रुप्स बने, वो सबसे ज्यादा ग्रुप्स किसने बनाए? आरएसएस के लोगों ने। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग तो अभी दाखिल हुए हैं। ये जब पिटाई उटाई हुई है ना ये 14 के इलेक्शन के बाद, तब अकल आई है। मेरे ऐसे लोग तो 14 के पहले भी कह रहे थे, ये बात लिख रहे थे, लेकिन वामपंथी लोग तो उपहास करते थे कि तुम पागल हो। राजनीति वर्चुअल समुदाय की एक तरह से कोर है। कारण क्या है? कारण यह है कि राजनीति के जितने भी रूप रहे हैं पहले, वो चाहे वो रिएक्शनरी राजनीति हो, चाहे वो रेडिकल राजनीति हो, चाहे वो फासिस्ट राजनीति, जितने भी रूप रहे वे राजनीति के रूप कुल मिलाके एक सामूहिक शिरकत पर जोर देते रहे हैं। लेकिन जो वर्चुअल कम्युनिटी है ये इंडिविजुअल शिरकत पर जोर देती है, ये सामुदायिक शिरकत पर जोर नहीं देती। यहां व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति की शिरकत बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसे दौर में दाखिल हुई है ये वर्चुअल कम्युनिटी जिस समय के सारे दुनिया में और हिंदुस्तान में भी लोगों के कमिटमेंट में गिरावट आई है। और जो सामाजिक लोगों की हिस्सेदारी घटी है, और हिंदी भाषी क्षेत्र की तो स्थिति और भारत की स्थिति, अधिकतर राज्यों की स्थिति तो और भी खराब रही है। हमारे यहां तो कोई कैपिटलिज्म के दौरान जो सोशल बेस कल्चर के लिए जो बनती हैं चीजें वे तो हमारे विकसित ही नहीं हुई। मसलन जैसे बंगाल में कैपिटलिज्म का विकास हुआ तो बंगाल में बड़े पैमाने पर क्लब कल्चर आपको मिलेगी, हर गली में मिलेगी, हर गली में क्लब मिलेंगे आपको। और हमारे यहां हिंदी भाषी क्षेत्र में आपको क्लब कल्चर दिखाई नहीं देगी दूर दूर तक। और वहां क्लब कल्चर का मतलब रोटरी क्लब नहीं, जाइंट्स क्लब नहीं। ये रोटरी क्लब, जाइंट्स क्लब तो ये उन लोगों के लिए थे जो कि मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लोग थे। इसमें बहुत छोटा सा हिस्सा पार्टिसिपेट करता था। क्लब कल्चर का मतलब है कि मास कल्चर, एक तरह से जिसमें कि साधारण लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति भी, मोहल्ले का आदमी भी पार्टिसिपेट कर सके। बंगाल में ये क्लब कल्चर है, हर गली में क्लब मिलेंगे आपको, हर गली में फुटबॉल के क्लब मिलेंगे आपको। तो
मॉडर्न कैपिटलिज्म के आने के साथ में जो सामुदायिक मोबिलाइजेशन की, सामुदायिक शिरकत की जो नई संरचनाएं बननी चाहिए थी वो तो बनी नहीं। कैपिटलिज्म का विकास हुआ हमारे यहां, तो हमारे यहां पंचायत बनी रही, जाति की पंचायत बनी रही, जातियों के गिरोह बने रहे, उनके सरगना बने रहे। उन सभी रूपों का कोई डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ। इसलिए हमारे यहां ऑनर किलिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेना रहा है, क्योंकि हमने पूंजीवादी जो सामुदायिक भावबोध है उसे चुनौती ही नहीं दी, उसे सामंती जो भावबोध है उसे चुनौती ही नहीं दी, और नए पूंजीवादी सामुदायिक भावबोध को पैदा ही नहीं किया। नए पूंजीवादी सामुदायिक भावबोध को पैदा किए बिना हम सीधे अब वर्चुअल कल्चर में जम करके आ गए। भारत में खासतौर पर हिंदी वाले क्षेत्र में जो वर्चुअल कल्चर में जो लोग दाखिल हुए हैं, वर्चुअल कम्युनिटी में जो लोग दाखिल हुए हैं, ये वर्चुअल कम्युनिटी में दाखिल वे लोग हैं जो कि पहले फ्यूडल सामुदायिक भावबोध में जी रहे थे, सामंती सामुदायिक जो इकाइयां थी उनमें जी रहे थे। तो हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि पूंजीवाद में मॉडर्न जो है हिस्सेदारी कैसी होती है, हमें इसका अंदाज ही नहीं है। मॉडर्न हिस्सेदारी कैसी हो सकती है, इसके बहुत छोटे से प्रयोग किए गए थे यहां। उसमें से एक प्रयोग मथुरा में भी हुआ था, जिसे जनसांस्कृतिक मंच के नाम से हम लोग जानते हैं। वो टिपिकल एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट जो एक कम्युनिटी स्पेस तैयार करने वाली बात होती है, उसकी तरह हम लोगों ने सोचा था और उसे कंसीव किया था। लेकिन हम उसे बहुत बड़े स्केल पर क्रिएट ही नहीं कर पाए कि हम उसकी जगह जगह यूनिट नहीं बना पाए। लेकिन बंगाल में तो ऐसा नहीं है। बंगाल में पूंजीवाद आया तो पूंजीवाद अपने साथ में नई सामुदायिक संरचनाओं को और नए सामुदायिक भावबोध को लेकर आया। मसलन एक छोटी सी चीज है कि मेरे पास में ऐसा कोई कैफे हाउस नहीं है जहां बैठ के हम शहर के सभी प्रमुख लोग जाके बैठ के बातें करें, डिस्कस करें, लेखक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, तमाम किस्म के व्यापारी। कलकत्ते में है, जगह जगह है। अभी मैं सिलीगुड़ी गया तो जिन लोगों ने मुझे बुलाया था उन लोगों ने, वो उनमें से जो एक व्यक्ति थे वो होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर वहां और बहुत बड़े मतलब लोकतांत्रिक आंदोलन के बहुत प्रमुख व्यक्तियों में से एक। तो बोले कि चाय पिलाने ले चलता हूं मैं आपको। तो वो एक मार्केट में ले गए मुझे, जो चाइना मार्केट के नाम से जाना जाता है। उस मार्केट में जाके एक चाय का दुकान, बहुत शानदार दुकान, एकदम देखोगे तो तुम्हें लगेगा बहुत सड़ी हुई दुकान है। लेकिन सिलीगुड़ी में आने वाला कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि वहां जाके चाय पिए। वहां तमाम सिलीगुड़ी के भद्र लोग आपको चाय पीते मिल जाएंगे, और छोटी सी दुकान, ऊपर नीचे सब भरी हुई, चाय और टोस्ट हर लोग खा रहे हैं। और वहां जितनी मतलब जिसे उन्मुक्त भाव से पुरुष बैठे हुए, उसी उन्मुक्त भाव से स्त्रियां भी बैठी हुई हैं, लड़कियां भी हैं। वहां केबिन भी बनी हुई थी। लोग बता रहे थे कि यहां जो प्रेमी प्रेमिकाएं होते हैं वो बैठ के चाय पीते हैं। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में तो हम ऐसा एक कॉमन मॉडर्न स्पेस क्रिएट नहीं कर पाए जहां स्त्री पुरुष बैठ के चाय पी सकें और खुल के बात कर सकें। तो पहला जो सामुदायिक स्पेस था वो एकदम फ्यूडल स्पेस था, और उस सामुदायिक स्पेस से एकदम जंप करके, यानी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ कम्युनिटी का हमने आस्वाद ही नहीं लिया और हम सीधे वर्चुअल कम्युनिटी में दाखिल हो गए। ये जो हाई जंप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हुआ क्या कि वह जो व्यक्ति जिसने कि कभी पूंजीवादी सामुदायिक संस्कृति और पूंजीवादी सामुदायिक भावबोध का आस्वाद नहीं लिया है, तो वह कैसे जानेगा कि सभ्यता किसे कहते हैं। तो अब जो नई कल्चर आई, जिसे नई वर्चुअल कम्युनिटी आई हमारे यहां, वो एकदम उग्र,
बेलगाम। क्योंकि वह पूरा अपना वहां से लेके आई है संस्कार, और चूंकि उसके पास में एक संस्कार है डिपोलिटिसाइजेशन का और एक संस्कार है ऑनर किलिंग का, तो अब जो नए जो वर्चुअल समुदाय बने हिंदी में, खासतौर पर हिंदुस्तान में, हिंदी भाषी क्षेत्र में, उनमें ये जो वायलेंट रिएक्शन, आक्रामक राजनीति, ये बहुत ज्यादा है। क्योंकि इन लोगों ने कभी, जैसे कलकत्ते में कॉफी हाउस है, तो वहां आप जाएंगे तो आप देखेंगे कलकत्ते का हर बड़ा लेखक किसी न किसी समय, महीनों वर्षों वहां कॉफी हाउस में जाके बैठा रहा है, बातें करता रहा है लोगों से। और वहां यंग लड़के लड़कियां, बीए के, एमए के, 12 के तमाम लड़के लड़कियां भी आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। और वो एक फैशन है और वो एक पैशन भी है कि हम कॉफी हाउस जाएंगे। आज भी बंगाल की हर गली के नुक्कड़ पर आपको एक छोटी सी झोपड़ी डाल के, एक छोटा सा खोमचा लगा के चाय बेचने वाला मिल जाएगा, और उस चाय बेचने वाले के पास में आपको वहां का मध्य वर्ग का बढ़िया आदमी, ए ग्रेड आदमी, जो कैम्ब्रिज से लौटा है, जो ऑक्सफोर्ड से लौटा है, वो वहां खड़े हुए 1 रुपए की, 1.5 रुपए की चाय पीते हुए मिल जाएगा आपको। हमारे यहां तो अब जो अमीर हो गया है ना, उसके तो जमीन पे पैर नहीं पड़ते। जिसका थोड़ा सा पैसा आ गया है, कार आ गई है, वो तो ये रोड साइड में खड़े होके जो छोटे छोटे खोमचे लगाए हुए हैं, दुकान लगाए, उनके पास खड़े होकर चाय पीना तो वो अपनी तौहीन समझता है, क्योंकि उसके पास दौलत आ गई है। बंगाल में जहां एक तरफ आपको हल्दीराम की दुकान दिखाई देगी, अब भीकाराम की दुकान दिखाई देगी, उसके ठीक सामने ही एक कोई ना कोई खोखा दिखाई देगा आपको। आप जाइए वहां, आपको 1 रुपए में, 1.5 रुपए में फर्स्ट क्लास समोसा, तेले भाजा, चाय सब मिल जाएगी। और बंगाली मिडिल क्लास के मैक्सिमम लोग वहां आपको खड़े मिलेंगे और खाते मिलेंगे। कॉमन नई पूंजीवादी कम्युनिटी कल्चर का विकास किए बिना हम सीधे वर्चुअल कम्युनिटी में दाखिल हो गए, और ये एक अपने आप में एक मुश्किल चीज थी। यूरोप में तो क्लब कल्चर पैदा हुई, तो यूरोप में तो कैप्लिन के कल्चर का आस्वाद लिया नागरिकों ने, फिर वे वर्चुअल कल्चर में आए, तो उनके पास में एक सेंस है, कुछ आदतें हैं, कुछ संस्कार हैं। लेकिन यहां जो आ रहा है आदमी, उसके पास तो ना कोई आदतें ना संस्कार हैं। मसलन जो लोग कॉफी हाउस में बैठ के डिस्कस करके बड़े हुए हैं, मेरे जैसे लोग जो कि जेएनयू में बिल्कुल रोड साइड पर बैठ के चाय पी के बड़े हुए हैं, उनके पास में बहुत स्पेस है, बहस के लिए स्पेस है, वैचारिक टकराहट के लिए स्पेस है। और जो नया जो आया है बांगड़ू, जो वर्चुअल कम्युनिटी का हिस्सा है और जिसके पास फर्स्ट क्लास मोबाइल है, और जो अभी सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज लिए घूमता है, और वो अपने को बहुत ज्यादा अक्लमंद समझता है, उसके अंदर कोई किसी भी किस्म की विचारधारा के प्रति कोई सम्मान का, रेस्पेक्ट का भाव ही नहीं है। जो नई जो चीज है, जो भारत की अपनी विशेषता है, भारत की अपनी विशेषता क्या है वर्चुअल कम्युनिटी की, कि यहां सीधे फ्यूडल कम्युनिटी और सामुदायिक भावबोध से हम सीधे हाई जंप करके लेट कैप्लिन के वर्चुअल कम्युनिटी के भावबोध में दाखिल हो गए। और जाहिर है कि इसके अपने प्लस माइनस दोनों हैं, दोनों हैं। पहले यह था कि आप जब किसी से बात करते थे तो आपका पक्ष होता था, दूसरे का भी पक्ष होता था। मुझे याद है अच्छी तरह से, मथुरा में हम लोग रहते हुए ये लगातार रहा है। ये मथुरा बहुत पॉलिटिकल शहर है, वो धार्मिक शहर नहीं है। यहां हर आदमी या तो
आरएसएस के साथ है या कांग्रेस के साथ है? कम्युनिस्टों के साथ तो लोग थे ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकली रिएक्ट करते रहे हैं लोग। अब वे सीधे वर्चुअल कल्चर से में घुस रहे हैं, क्योंकि उनके पास में अब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। वर्चुअल समुदाय जो बने हैं, उन वर्चुअल समुदायों की इस पृष्ठभूमि को दिमाग में रखने की जरूरत है, और यह भी दिमाग में रखने की जरूरत है कि ये जो वर्चुअल समुदाय में जो लोग आ रहे हैं, ये नागरिक चेतना से युक्त है कि नहीं है। हमारे यहां जैसे अमेरिका में है, जर्मनी में है, ब्रिटेन में है, दूसरे देशों में, तमाम यूरोपीय देशों में है, वहां सामान्य तौर पर भी व्यक्ति के पास में एक नागरिक चेतना है और एक ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस है, ह्यूमन राइट्स के प्रति उसका एक कमिटमेंट है। हमारे यहां ह्यूमन राइट्स की कोई अवेयरनेस नहीं है, ह्यूमन राइट्स के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है हमारे यहां लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का तो खासतौर पर एकदम नहीं है। अब देख रहे हैं ना अभी आप ये चल रहा है कोरोना में, और मजदूरों को लेके और दूसरी चीजों को लेके। तो हमारे यहां जो वर्चुअल समुदाय में जो दाखिल हो रहा है, वो यूरोप के वर्चुअल समुदाय के मेंबर से गुणात्मक तौर पर भिन्न है। वहां जो लोग दाखिल हो रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोगों के पास में ह्यूमन राइट्स की चेतना है, अवेयरनेस है। हमारे यहां तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में वर्चुअल समुदायों का इस्तेमाल हो रहा है, एकदम उल्टी चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जो वर्चुअल समुदाय का मेंबर है, वो मानवाधिकारों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में उसके कोई संस्कार नहीं है, उसकी कोई आदत नहीं है। वो सीधे या तो फ्यूडल था या फिर अब वर्चुअल है। तो यहां चैलेंज बहुत ज्यादा है, खतरा भी बहुत ज्यादा है। वर्चुअल समुदाय में एक इंटरेस्टिंग चीज है ये, जो कि पहले नहीं थी। वर्चुअल समुदाय में इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वर्चुअल समुदाय में कोई प्राइवेट शत्रु नहीं होता, सब मित्र हैं। आइडियोलॉजिकली अब आप किसी को ये कह ही नहीं सकते कि ये आइडियोलॉजिकली हमारा जो है अपोनेंट है, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकली आपसे डिफर करता है, जो आपका अपोनेंट है, वो भी आपके ग्रुप में है। मेरे बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड हैं। तो वर्चुअल समुदाय के आने का एक मतलब जिसे कहें कि खामियाजा ये भी है कि अब आपके बीच में ये जो शत्रु नाम की जो कैटेगरी है, वो गायब हो जाती है। अब आप शत्रु खोज नहीं सकते इसमें। वर्चुअल समुदाय में खूबी क्या है? पहले ये था कि भाई देखो, अब इनके पिता जो है वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, फ्रीडम फाइटर थे, तो पूरा परिवार एक अब उसकी एक सहानुभूति होती थी फ्रीडम मूवमेंट के साथ में, गांधी के साथ में। वो एक कम्युनिटी के तौर पर एक पूरी फैमिली जो है ना, वो कांग्रेस के साथ जुड़ी रहती थी। अब ये जो नई जो वर्चुअल कल्चर है जो हमारे बीच में आई है, इस वर्चुअल कल्चर ने क्या किया है, यहां अब वर्चुअल कल्चर में जो व्यक्ति दाखिल हो रहा है समुदाय के तौर पर, यानी एक ही परिवार में अगर 5 लोग हैं, मान लो मेरी अगर मार्क्सवाद के प्रति आस्था है, तो जरूरी नहीं है मेरी पत्नी की या मेरे बच्चों की उनकी मार्क्सवाद के प्रति आस्था हो, कोई जरूरी नहीं है। वर्चुअल कम्युनिटी जो बन रही है, वर्चुअल कम्युनिटीज में एक ही परिवार में अलग अलग किस्म के जो है आइडियोलॉजिकल स्टैंड मिल जाएंगे आपको, जो कि पुराने कलेक्टिव स्टैंड से एकदम अलग है। क्योंकि यहां जो व्यक्ति वर्चुअल समुदाय में दाखिल हो रहा है, वो व्यक्तिगत तौर पर दाखिल हो रहा है। इसलिए वर्चुअल समुदाय में इंडिविजुअल का या व्यक्ति का महत्व है। और यहां व्यक्ति व्यक्ति ही रहता है, वो समुदाय का हिस्सा नहीं बनता।
पहले समुदाय में व्यक्ति समुदाय का हिस्सा बन जाता था, आता व्यक्ति की तरह था, लेकिन उसकी पहचान समुदाय की बनती थी। लेकिन नई जो स्थिति है वो ये कि इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो है नेटवर्क कम्युनिकेशन। क्योंकि जो कंप्यूटर जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है वह इसमें निर्णायक है। अगर आपके पास में कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं है तो आप वर्चुअल कल्चर का हिस्सा नहीं बन सकते। पिछली बार भी मैंने कहा था कि अब दोस्त जो बन रहे हैं वो किसके जरिए बन रहे हैं? मशीन के जरिए। ये जो वर्चुअल फ्रेंडशिप आ रही है, फेसबुक पे फ्रेंड, सोशल मीडिया में जो फ्रेंडशिप आ रही है वो किसके जरिए आ रही है? मशीन के जरिए। और यहां पे भी वर्चुअल कम्युनिटीज के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किसके जरिए है? कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। और ये एक तरह से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, पर्सनल नहीं है। अब इसने एक नए किस्म की स्थिति को जन्म दिया, नए किस्म के फिनोमिना को जन्म दिया, जिसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क व्यक्तिवाद या नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म। और ये जो नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म है, ये नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म ऑनलाइन इसकी सारी चुनौतियां, इसकी सारी समस्याएं ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। ये जो नेटवर्क इंडिविजुअलिज्म है, इसकी सारी चुनौतियां कहां हैं? पहला जो समुदाय था उसकी जो चुनौतियां थी वो नीचे दिखाई देती थी, जमीन पर दिखाई देती। इसकी जमीन पर नहीं दिखाई देंगे आपको, इसकी नेटवर्क में दिखाई देंगी। तो इसकी जो चुनौतियों का जो जिसे कहें कि गोमुख है वो है ऑनलाइन। और ऑनलाइन रहने का एक प्लस माइनस दोनों है। प्लस ये है कि आप ऑनलाइन रहते हैं एकदम खटाक से कम्युनिकेट, जैसे हम घर में बैठे हुए हैं, बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन है, लेकिन अब आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं जिनके दर्शन के लिए तरसते थे, वो आराम से मिल गए। ऑनलाइन जो नेटवर्क कम्युनिकेशन है उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यह कि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। ये जो वर्चुअल समुदाय बने हुए हैं, इन वर्चुअल समुदायों का कोई सामाजिक कमिटमेंट या सामाजिक प्रतिबद्धता नहीं है इनकी। इनकी किसी भी सामाजिक बंधन के प्रति भी प्रतिबद्धता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन है। और ऑनलाइन तो समाज होता नहीं है, समाज तो नीचे होता है, समाज तो जमीन पर है। ऑनलाइन तो खाली आपका नाम है, खाली वो भी वर्चुअल में। आपका फोटो है वो भी वर्चुअल में, आप नहीं है। अभी कंप्यूटर बंद कर दूं, अभी कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो ये वर्चुअल कम्युनिटी है वो कहां सरवाइव करती है? ऑनलाइन। ऑनलाइन अगर बंद हो जाएगी तो ये कम्युनिटी जो है ना खत्म हो जाएगी। और यहां जो कम्युनिकेशन है वो एक नितांत वैयक्तिक कम्युनिकेशन है। जिन लोगों से आपकी निजी मित्रता है वे आपके ग्रुप में शामिल हैं वर्चुअल कम्युनिटी के। जिन्हें आप लाइक करते हैं वे लोग शामिल हैं। और जब आप किसी समुदाय में मेंबर बन जाते हैं तो क्या होता है? बाई मतलब इनडायरेक्टली ये होता है कि आपकी कोई आशाएं आकांक्षाएं नहीं होती। पहले हम जब किसी सामाजिक समुदाय में शामिल होते थे, किसी ग्रुप में शामिल होते थे, तो हमारे सामने हमारी कुछ आशाएं आकांक्षाएं होती थी। लेकिन अभी जो वर्चुअल समुदाय में जितने ग्रुप बन रहे हैं,
यहां जो व्यक्ति निजी तौर पर शामिल हो रहा है उस व्यक्ति की कोई आशाएं आकांक्षाएं नहीं है, उसका कोई सोशल कमिटमेंट भी नहीं है। लेकिन उसका एक लगाव है, मैं उस ग्रुप में हूं। उसके अंदर एक नई चीज पैदा हुई है बिना आशा आकांक्षा के, उसके अंदर एक वफादारी पैदा हुई है। उस ग्रुप में जो कहा जा रहा है उसके प्रति उसके अंदर एक वफादारी पैदा हुई है। और ये वफादारी बहुत ही जिसे कहें कि कुछ किसी लोग को लग सकती है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी कभी बहुत खतरनाक है। ये भी तो हो सकता है ना कि आप जिस वर्चुअल ग्रुप के मेंबर हो वो वर्चुअल ग्रुप फासिस्ट ग्रुप हो, एकदम रिएक्शनरी ग्रुप हो, वो ऐसा ग्रुप हो जो पृथकतावादियों का या आतंकवादियों का ग्रुप हो। तो वर्चुअल ग्रुप में एक इनबिल्ट एक नए किस्म की वफादारी है जिसकी कि वो मांग करता है कि जब आप हमारे ग्रुप में आए तो कम से कम इतना तो रखिए भाई, एक दूसरे की बात तो रखिए। तो वे लोग जो वर्चुअल ग्रुप में जाने अनजाने मेंबर बन जाते हैं और वहां ये अराजनीति की राजनीति एक मेन क्राइटेरिया रहती है, वहां स्थिति यह होती है कि वहां वफादारी होती है किसके प्रति? उस वर्चुअल ग्रुप के प्रति। अब वर्चुअल ग्रुप में मालूम पड़ा कि एक बहुत बड़ा, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे लोग बताते रहते हैं कि हम फलां ग्रुप में फलां ग्रुप में, अब बड़ी मुश्किल हो गई है, उस ग्रुप में सारे लोग ऐसे हो गए हैं हमसे विचार ही नहीं मिलते, अब पता नहीं अब कैसे उसे छोड़ दे तो कहां जाएं, तो सारे परिचित हैं। पहले एक सामाजिक प्रतिबद्धता थी, सामाजिक लगाव था। अब न सामाजिक प्रतिबद्धता है न सामाजिक लगाव है, हां वर्चुअल वफादारी जरूर है, और यह नई किस्म की चीज है। वर्चुअल लगाव जरूर है, उस ग्रुप में से जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेके हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ये जरूर है। मैं इसलिए बार बार ये अपने दोस्तों से ये शेयर करता रहता हूं, आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि आप जब भी इंटरनेट पर लिखें, आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लिखें, आप कम से कम शेयर कीजिए। आपने क्या किया है कि आपने ज्यादा से ज्यादा कट पेस्ट करना शुरू किया है, तो इसके चलते हुआ यह है कि आपका अपना कोई सोशल कमिटमेंट या पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखाई नहीं देगा। यह डिपोलिटिसाइजेशन का हिस्सा है। इससे उन संगठनों को मदद मिलती है जो लोकतांत्रिक नहीं है, जो लोकतंत्र के विरोध में है। ये जो लोकतंत्र की जो आंधी चली हुई है ना पूरी दुनिया में, लोकतंत्र के खिलाफ में जो लोगों के समूह बन गए हैं, उसने एक बहुत सीरियस संकट पैदा कर दिया है लोकतंत्र के लिए। ये वर्चुअल समूहों ने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है लोकतंत्र के लिए। हम में से ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते इस बात को कि अचानक जो मेरा दोस्त था वो मेरा दुश्मन कैसे हो गया। आप ट्रेस कीजिए, वो किसी ना किसी वर्चुअल ग्रुप का मेंबर है, वो किसी न किसी वर्चुअल समुदाय का मेंबर है, जहां से उसे लगातार फीड किया गया है एक खास तरह की चीजों को, और उसके चलते अब वो मेरी कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती। कल वो मेरे बिना चाय नहीं पीता था, मेरे बिना बातें नहीं करता था, मेरे साथ रोज सुबह कचौड़ी का नाश्ता करता था दुकान पर जाके, लेकिन अब वो दूर रहना चाहता है मुझसे। क्यों? क्योंकि मेरे उसके विचार नहीं मिलते। क्या करें? कौन सा रास्ता है इसके लिए? हम ये तो नहीं कह सकते कि वर्चुअल ग्रुप छोड़ दो, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप अपने निजी जो आपको सुख मिल रहा है इसे छोड़ दो। नहीं, आप वर्चुअल ग्रुप मत छोड़िए, आप वर्चुअल ग्रुप बनाइए, लेकिन उस वर्चुअल ग्रुप में एक मिनिमम रियल डेमोक्रेटिक कमिटमेंट होना चाहिए। उस वर्चुअल ग्रुप में रियल ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। मुझे व्यक्ति चाहिए, मुझे पशु नहीं चाहिए। मानव के अधिकारों से और मानव के मूल्यों से
वंचित, उसके सेंस या बोध से वंचित मनुष्य सिर्फ पशु होता है। मनुष्य में और पशु में फर्क कितना है? किस चीज का फर्क है? आप जितनी क्रियाएं करते हैं वे सारी क्रियाएं पशु भी करता है, सिर्फ एक क्रिया पशु नहीं करता। पशु अपनी स्थिति को बदल नहीं पाता। मनुष्य में यह क्षमता है कि वह अपनी बुद्धि की वजह से, उसके पास में यह कौशल है कि वह अपनी बुद्धि की वजह से अपनी परिस्थितियों को बदल देता है, और इसी मायने में वह पशु से अपने को भिन्न कर लेता है। लेकिन जो वर्चुअल जो ग्रुप्स बन रहे हैं, वर्चुअल जो समुदाय बन रहे हैं, वे वर्चुअल समुदाय बेसिकली इसलिए बन रहे हैं कि आप और अच्छे पशु बने, क्योंकि वहां ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस नहीं है। ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस के बिना जितने भी समुदाय बनेंगे, चाहे वर्चुअल बने, चाहे रियल बने, चाहे गांव में बने, चाहे शहर में बने, चाहे वो रोटरी क्लब में बने या लायंस क्लब में बने, जितने समुदाय बनेंगे वो इनह्यूमन होंगे। ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस ह्यूमन बीइंग के लिए कंपलसरी अवेयरनेस है। जैसे अभी ये मोबाइल जरूरी है, जैसे जीने के लिए बिजली जरूरी है, उसी तरह मनुष्य को मनुष्य रहने के लिए, मनुष्य बने रहने के लिए मानवाधिकारों का ज्ञान और मानवाधिकारों की चेतना का होना बेहद जरूरी है। ये जो नई जो वर्चुअल कल्चर है, ये इस कल्चर की ब्यूटी है कि इसका कोर है डिपॉलिटिसाइजेशन, इसका कोर है अराजनीति की राजनीति। हम ग्रुप में हैं, हमने एक ग्रुप बना लिया है, हम उसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे? पॉलिटिक्स आपकी हर सांस का हिसाब ले रही है, पॉलिटिक्स आपकी हर सांस को डिसाइड कर रही है, और आप कह रहे हैं हम पॉलिटिक्स पर बात नहीं करेंगे। ये राजनीतिक फैसला ही है ना कि लॉकडाउन कर दो, 50 दिन के लिए घर में बंद कर दो लोगों को। भगवान का फैसला नहीं है ये राजनीतिक फैसला। आप सांस नहीं ले सकते, आप दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते, आपका घर है लेकिन आप घर में बंद हैं, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। और हमसे कहा जा रहा है कि अब आप पॉलिटिक्स पे बात मत करिए। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब पॉलिटिक्स आपके जर्रे जर्रे की चीजों को डिसाइड करती हो तो आपको पॉलिटिक्स पे बात करनी होगी। आपका दृष्टिकोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम चीज कंपलसरी है सबके लिए, वो है मानवाधिकारों की अवेयरनेस, वो है मानवाधिकारों की चेतना। मानवाधिकारों की चेतना के बिना मनुष्य पशु होता है, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना अमीर हो। पशु शेर भी होता है और पशु हाथी भी होता है, ध्यान रखिएगा। आप अमीर हैं, आप ताकतवर हैं, आप मानवीय भी हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वर्चुअल कल्चर पर, वर्चुअल कम्युनिटी पर बात करते समय, इसलिए हम ये थोड़ा सा ये प्रसंग हम इसलिए इसको हम मतलब इसे सिर्फ कम्युनिकेशन की समस्या के तौर पर नहीं देखते। मेरा मानना है कम्युनिकेशन की भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है जिसे समझना चाहिए। एक अन्य चीज है जिसे मैं शेयर करके ये बातचीत यहीं रोकूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो। सामान्य तौर पर जितने भी वर्चुअल समुदाय के ग्रुप बने वे लोगों की आदतों और रुचियों के आधार पर बने, और रुचि और उनके साथ में उसकी संगति को देखकर लोग इसमें शामिल हुए। और इसमें एक अच्छी चीज भी है, वो ये कि लोगों को ये कहते हैं कि भाई ग्रुपों में सूचनाएं तो मिलती हैं, सेल्फ अवेयरनेस ये ग्रुप में होती है, उसमें सूचनाओं की शेयरिंग की कल्चर भी होती है, लोग एक दूसरे को सूचनाएं शेयर करते हैं।
लेकिन ये जो पब्लिक कम्युनिकेशन है इसका, ये पब्लिक कम्युनिकेशन जो दिखाई देता है प्राइवेट कम्युनिकेशन के तौर पर, अब ग्रुप में बात करते हैं ना तो आपको लगता है कि कोई इसे नहीं जानता, नहीं। इसमें एक ही चीज है जो आपके पास होती है, इसकी सामाजिक कैपिटल क्या है, वर्चुअल समुदाय की सामाजिक संपदा क्या है। वर्चुअल समुदाय की सामाजिक संपदा है उसका अनौपचारिक लगाव और स्वैच्छिक शिरकत। लगाव और स्वैच्छिक शिरकत के आधार पर ही लोग वर्चुअल समुदायों में दाखिल होते हैं और यही उसकी एकमात्र ताकत भी है। इसी के आधार पर उस वर्चुअल ग्रुप में जो लोग शामिल हैं, वर्चुअल समुदाय में जो लोग शामिल हैं, वे एक दूसरे के साथ में संपर्क करते हैं और संबंध रखते हैं। यहां ये भी है, वो राजनीति भी है, ऐसा नहीं है कि वर्चुअल ग्रुपों में राजनीति नहीं है, वहां संवेदनाएं भी हैं, वहां दूसरी चीजें भी हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है। अधिकतर वर्चुअल समुदायों में ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस नहीं है, मानवाधिकारों की सचेतनता से वे रहित हैं। मानवाधिकारों की सचेतनता के बिना किसी भी किस्म का जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, सामुदायिक विषयों पर जो बहस है, वो एकदम बेकार है। तो होता क्या है कि वहां बिल्कुल एकदम डिस्कनेक्टेड ढंग से, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक कोई ऑर्डर आया और मैं एक ग्रुप का मेंबर हूं, मैंने जस्ट वहां से ऑर्डर पढ़ा और मैंने एक पोस्ट लिख दी या मैंने उस ऑर्डर का लिंक दे दिया। जो नई जो स्थिति बन रही है इन वर्चुअल समुदायों में सूचनाओं के आदान प्रदान की, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि हम सूचना समृद्ध हो रहे हैं वहां उस ग्रुप में, उसकी मुश्किल यह है कि वहां वो बिना विश्लेषण के और बिना वह सूचना गिर रही है। अच्छा आप बताइए, बिना संदर्भ के और बिना विश्लेषण के सूचना कैसी होगी? क्योंकि ग्रुप में किसी की रुचि उसके विश्लेषण में नहीं है। कोई भी सूचना बिना विश्लेषण के एकदम व्यर्थ है। कोई भी सूचना हो, मसलन आपको सिर्फ यही सूचना देनी है कि भारत सरकार ने 15 दिन के लिए लॉकडाउन और बढ़ा दिया है, यही सूचना देनी है, लेकिन इसके लिए भी एक मूल्यांकन की जरूरत है। तो हमारे यहां हो यह रहा है कि जो वर्चुअल ग्रुप में लोग दाखिल हो रहे हैं, छोटे छोटे वर्चुअल ग्रुप बना रहे हैं, वे वर्चुअल ग्रुप बनाते समय सूचनाओं को तो शेयर करते हैं, बहुत सूचनाएं रहती हैं उनमें, लेकिन वहां कोई मूल्यांकन और उस पर बहस नहीं होती। तो कोई खबर हो और खबर का विश्लेषण ना हो तो खबर बेकार है। वो जैसी आई वैसी ना आई एक बराबर है, आपको जितना पता चला उतना ना पता चला एक बराबर है, क्योंकि आपने खबर का विश्लेषण नहीं किया। तो आपको उपयोगी सूचना तो मिलती है, लेकिन उपयोगी सूचना के साथ में उपयोगी विश्लेषण नहीं मिलता। तो आपका सूचना से जो संबंध बनता है वो सिर्फ एकदम इमोशनल बनता है, एनालिटिकल नहीं बनता। इसलिए जो वर्चुअल समुदाय में जो लोग होते हैं उनकी साथ में जाने अनजाने ये कैजुअलिटी होती है कि वहां वो क्रिटिकलनेस, क्रिटिकल फैकल्टी वो आपस में विकसित नहीं हो पाती। मतलब यही हो सकता है ना कि हम जिस ग्रुप को चला रहे हों वहां पर हमारी ही विचारधारा से असहमत लोग हों, लेकिन उस पर खुल के बहस हो। दिक्कत क्या है? विश्लेषण हो उसका, लेकिन ये तो होगा नहीं। वहां तो वही चीज होगी जो कि
रुचियों के साथ में, उनकी आदतों के साथ में, उनके दृष्टिकोण के साथ में मैच करती हो, जिससे कि वो आराम से उसमें बने रहें। यानी वर्चुअल ग्रुप जो है वो अब एक नए किस्म का टाइम पास है। एक ऐसा टाइम पास जिसमें कि आपको मेंटली डिस्टर्ब न किया जाए। एक ऐसा टाइम पास जिसमें कि आपके पास में अगर कोई गलत सूचना भी आए ना तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप इसे समझ लीजिए, मसलन मेरे पास में अभी कोई आए और यह कहे कि बाहर तुम्हारे पिता की हत्या कर दी गई है, और मैं बाहर जाके देखूं कि मेरे पिता की तो हत्या नहीं की गई, झूठ बोल रहा है, तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं उसे डांटूंगा, हो सकता है झगड़ा भी कर बैठूं उससे कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने झूठ क्यों बोला। लेकिन वर्चुअल ग्रुप में तो जब आपके साथ में ऐसी मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन आती है तो आप झगड़ा नहीं करते, बल्कि होता क्या है कि आप खुशी खुशी मिस इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, दूसरे समूहों में ले जाते हैं, आप पब्लिक डोमेन में ले जाते हैं। तो ये जो आपका टाइम पास का जो तरीका है, इसमें आप पहला काम क्या करते हैं, आप अपने दिमाग को स्थगित कर देते हैं। वर्चुअल समुदायों में रहो लेकिन दिमाग को स्थगित करके नहीं। वर्चुअल समुदायों में रहो लेकिन मानवाधिकारों की अवेयरनेस के साथ। आप कांग्रेस को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, कम्युनिस्टों को वोट दीजिए, इन मटेरियल जिसको इच्छा हो वोट दीजिए, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। आप वर्चुअल ग्रुपों में रहिए लेकिन आप सूचनाएं जब देते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सूचनाओं को विश्लेषित भी करें, वह खबर हो, खबर का विश्लेषण भी हो, तब ना बात बढ़ेगी आगे। तो आपके सेंस में और पशु के सेंस में क्या फर्क होगा। आपने कभी ध्यान दिया हो, जब आंधी आने को होती है तो जो चील बहुत ऊपर उड़ रही होती है, जो कबूतर बहुत ऊपर आकाश में उड़ रहा होता है, वो अचानक नीचे उतरना शुरू होता है। आंधी के आने के पहले वो नीचे उतर आता है क्योंकि उसे वो फीलिंग मिलती है। हमारी अवस्था क्या है हमारी अवस्था उससे भी ज्यादा खराब है, यानी हमसे ज्यादा पशु भी अक्लमंद है। हमें जब इसका पता चलता है कि आंधी आने वाली है, हम तब भी जमीन पर नहीं उतरते, हम वास्तविकता को देखने की कोशिश नहीं करते। वर्चुअल ग्रुपों में अनेक मामलों में पशु से भी निचले स्तर की चेतना होती है। आप तय मान लीजिए, जिस शहर में पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पक्षी नहीं दिखाई देंगे, सब लोग जानते हैं इस बात को। और हमारे यहां वर्चुअल ग्रुपों में जिस ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रदूषण होगा वहां सबसे ज्यादा लोग दिखाई देंगे, और सबसे ज्यादा गुत्थम गुत्था करते हुए, एक दूसरे से गले मिलते हुए, गले चिपके हुए लोग दिखाई देंगे। वर्चुअल ग्रुप हो लेकिन प्रदूषण से मुक्त हो। मैं ही नहीं कह सकता वर्चुअल नहीं होना चाहिए, मैं ही नहीं कह सकता इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इंटरनेट का इस्तेमाल हो, वर्चुअल ग्रुपों का भी इस्तेमाल हो, और उनमें उनको एक बाकायदा एक सामाजिक संपदा के तौर पर विकसित किया जाए। वो सिर्फ व्यक्ति की नाम मात्र की वो नाम मात्र के मंच है, और वहां जो भी जैसी भी सूचना आए वो चली जाए और हम खाते रहें उसे। अरे आपसे तो अक्लमंद पशु होते हैं, वो बासी खाना नहीं खाते, वो गंदा खाना नहीं खाते, और आप गंदी सूचनाएं, बासी सूचनाएं, डेड इंफॉर्मेशन, डेड सब्जेक्ट, आप उसमें रस लेते रहते हो और लिखते रहते हो उसमें। तो आपके पास तो उस चूहा जो कि गंदगी में रहता है सब समय, उस चूहे से भी निचली चेतना है आपके पास।
यानी वर्चुअल ग्रुप में रहते हुए, वर्चुअल समुदाय में रहते हुए हमें चुनने की कला, चुनने का विवेक, चयन का पर्सपेक्टिव, इसे विकसित करना होगा। बिना चयन का पर्सपेक्टिव विकसित किए आप वर्चुअल संस्कृति, वर्चुअल समुदाय, इसमें मनुष्य की तरह काम ही नहीं कर सकते। बल्कि उल्टा होगा आपके साथ में। अगर आपने छोड़ दिया तो आप तय मान लीजिए आपकी चेतना गंदगी में रहने वाले सूअर से भी नीचे होगी। उसे सेंस ही नहीं होता कि वो कीचड़ में लेटा हुआ है। हमें यह चीज अपने अंदर सूचनाओं का विनिमय करते समय यह चीज समझनी होगी कि कौन सी सूचनाएं समाज के लिए नुकसानदेह हैं, कौन सी सूचनाएं फायदेमंद हैं। सूचना के लिए सूचना का कम्युनिकेशन बहुत खतरनाक कम्युनिकेशन है। वो विध्वंसक हो सकता है, वो आपको कहीं भी औगट घाट उतार सकता है। तो आपको जो ये लगता है कि नहीं हम तो वहां सूचना समृद्ध हो रहे हैं, नहीं, आप सूचना समृद्ध नहीं होते। सूचना समृद्ध तब होते हैं जब सूचनाओं का आप विश्लेषण करते हैं। सूचना समृद्ध तब होते हैं जब आप सामाजिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाके उसकी परख करते हैं। आप तो समाज की कसौटी पर किसी भी इंफॉर्मेशन को कसते, आपको यह सूचना दे दी गई कि भारत तरक्की कर रहा है और साहब ये फलां जगह लिखी है ये बात, और फलां व्यक्ति ने लिखी है, बहुत नामी आदमी है। अरे कम से कम इसका ठंडे दिमाग से विश्लेषण तो कर लो कि जो कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है। भारत की इकोनॉमी विकसित है और आगे जा रही है, उसकी सबसे अच्छा आपका तो लिविंग एक्सपीरियंस होगा। आप जाके दुकानदार से पूछ लीजिए। आप दुकानदार से पूछें तो आप अपने घर में अपनी तरफ ही देख लीजिए, पर तरक्की कर रहा है तो आप घटी है बढ़ी है। मसलन आज से 30 साल पहले जो आपके घर में पूंजी थी और आज जो पूंजी है उसमें गिरावट आई है या बढ़ोतरी हुई है। आम जमा पूंजी लगातार घटी है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले आपके घर में, हमारे सबके घर में 40 साल पहले पीतल के, तांबे के बर्तन हुआ करते थे, और अब पीतल और तांबे के बर्तनों की जगह पहले लोहे के आए और अब प्लास्टिक के आ गए। ये हमारी संपत्ति के बढ़ने का लक्षण है या घटने का लक्षण है? प्लीज, जो भी सूचना मिले उसका विश्लेषण होना चाहिए। ग्रुप में जो भी सूचना मिले उसका यथार्थ में एकदम टेस्ट होना चाहिए। वर्चुअल समुदाय में गैर इमोशनल बंधन होते हैं, इमोशनली नहीं जुड़े होते हम। बताइए कैसा ये मनुष्य? इमोशनल बंधन नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समूह भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा समूह चाहिए जिसमें इमोशनली लोग इन्वॉल्व हों, एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे की फीलिंग्स की कद्र करना जानते हों। उसी से आप उसको बेहतर ढंग से एक मनुष्य के तौर पर महसूस कर सकते हैं। मेरे लिए वो एक वर्चुअल जो आइकॉन थोड़ा ही है, वर्चुअल कोई आइडेंटिटी थोड़ा ही है। मेरे लिए वो एक साक्षात हाड़ मांस का मनुष्य है जिसके पास में अपनी संवेदनाएं हैं, उसकी दुनिया है। तो तार में रहें लेकिन इमोशनल बंधन भी अपने पैदा करें, इमोशनल अटैचमेंट भी पैदा करें। ये जो गैर इमोशनल जो बंधन है जिसमें कि ज्यादातर वर्चुअल समुदाय के लोग रहते हैं, ये हमारे काम की चीज नहीं है। तो मूल बात यह है कि वर्चुअल समुदाय रहें, हम भी रहेंगे। वर्चुअल समुदाय में जो डिपॉलिटिसाइजेशन का एलिमेंट है, इस एलिमेंट को निकाला जाए
और वर्चुअल समुदाय को मानव अधिकारों की चेतना से लैस किया जाए और वहां से वो कोई भी विचारधारा अपनाए, वो मार्क्सवादी बने, गैर मार्क्सवादी बने, वो उदारवादी बने, वो रिएक्शनरी बने, कोई दिक्कत नहीं है। वहां कोई भी सूचना बिना विश्लेषण के ना आए, वहां कोई भी एक्सचेंज ऐसा ना हो जो कि आपको कमजोर करे। मैं यहां से देखता हूं, मैं नहीं जानता आप लोग कहां से देखते हैं। मुझे यह लगता है कि अगर मैं जहां हूं, अगर मैं आपके साथ हूं, आपके समुदाय में हूं, आपके बीच में हूं, फेसबुक में आपके जरिए हूं, तो मुझे यह करना चाहिए कि जो मेरे साथ में लोग जुड़े हुए हैं वे ये महसूस करें कि मैं उनकी ताकत हूं, मैं उनकी कमजोरी नहीं हूं। मेरे पास में जो लोग हैं, मैं ये फील करूं कि वो मेरी ताकत हैं, कमजोरी नहीं है मेरी। और ये तब होती है चीज जब हम देने के भाव में होते हैं, लेने के भाव में नहीं। हम देना चाहें तो वर्चुअल कम्युनिकेशन तो होगा। अब बताइए मुझे, मैं बेवजह लिखता रहता हूं इतना, क्या फायदा होगा मुझे इससे? मुझे तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती, मैं तो घर में गालियां और खाता हूं कभी कभी। इससे क्या कमाया तुमने? इतने तो किताब लिखते तभी 2-4 पैसे आते, अखबार में लिखते तो उससे भी ज्यादा पैसे आते। क्या तुम फेसबुक पर लिखते रहते हो इतना दिन भर, क्या फायदा? नहीं। नई जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि आप अगर मनुष्य हैं, पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? पशु लिखना नहीं जानता, उसे अक्षर ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को अक्षर ज्ञान होता है, लिखना जानता है वो, और लिखकर ही उसने दुनिया बनाई और बदली है। कमाई तो वो पशु भी कर लेते हैं अपने लिए, पेट तो वो भी भर लेते हैं। अगर मैं अपने वर्चुअल कम्युनिकेशन के जरिए आपके बीच में ज्ञान का एक हिस्सा भी पैदा कर सकूं तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज होगी है। सो वर्चुअल कम्युनिटी बने, लेकिन वह एक नॉलेज कम्युनिटी भी बने, वहां नॉलेज का एक्सचेंज हो, बस सिर्फ सूचना का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं लीक से हटके मैं बड़े लंबे लंबे लेख डालता हूं इस पे पढ़ने के लिए, और मेरे अपने लिखे हुए, मैं उन्हें किताब में भी छपवा सकता था, मैं उन्हें मैगजीन में ही छपवा सकता था। मैंने जानबूझ के ये कल्चर पैदा की। जब मैंने लिखना शुरू किया फेसबुक, तो आप जान लीजिए कि मैं अकेला था जो दिन में एक साथ 10-10, 12-12 पोस्ट लिखता था, और मेरा लोग उपहास करते थे। अब वो सब लोग 10-10, 12-12 पोस्ट लिख रहे हैं जो उपहास करते थे। मैंने सिखाया सबको। संपादक लोग हुआ करते थे जो लिखना नहीं जानते थे। किस लिए आते हैं हम लोग? इसलिए नहीं कि मुझे जन्मदिन का फोटो लगाना है। मुझे याद है अच्छी तरह से, शुरू में जब लोग आते थे, अभी जो सारे लोग अभी वेबसाइट चला रहे हैं और सारे लोग अभी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो आते थे खाली अपनी एक सामान्य सी पिक्चर लगाने के लिए। ये मेरी नातनी का जन्मदिन है, मेरी बेटी का जन्मदिन है, लाइक दैट। और मैं बार बार कहता था जाके कि कुछ लिखा भी करो, तो कहते नहीं, ये लिखने की जगह नहीं है जगदीश सर जी, ये कम्युनिकेशन। अभी स्थिति है कि वही लिखने की जगह है। वर्चुअल कम्युनिकेशन ज्ञान का कम्युनिकेशन बने, ये हमारे ऊपर है। वर्चुअल कम्युनिकेशन, वर्चुअल समुदाय सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के समुदाय नहीं है, बल्कि वे ज्ञान के आदान प्रदान के भी समुदाय हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये जो फेसबुक लाइव का जब ऐप ऐड हो गया फेसबुक में, तो मैं कितना खुश हुआ इससे। क्योंकि मेरी जो एलिनेशन है लोगों से, वो एलिनेशन इससे कम हो गया। मैं अब एक्सचेंज कर सकता हूं, और मैं खूब आपको परेशान कर सकता हूं, और मैं करता भी हूं। क्या जरूरत है हमारी? पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की क्या जरूरत है कि हम सूचनाओं को ज्ञान में कन्वर्ट करें और अपनी नॉलेज है उसका ज्यादा से ज्यादा विनिमय करें। दानेन वर्धते नित्यम न भाराय न नियते। विद्या का लक्षण है ये, वो दान से बढ़ती है। आप जितना उसका दान करेंगे उतना ही उसका प्रसार होगा, वो बढ़ेगी। सूचना में ये ताकत नहीं है, नॉलेज में ये ताकत।
दाने न वर्धते नित्यम नभाराय न नीयते, इसको उठाने में कोई बोझ नहीं लगता। सो वर्चुअल समाज ज्ञान के समाज बने तो निश्चित तौर पर वे हमारी एक ज्ञान को भी सामाजिक संपदा में कन्वर्ट कर पाएंगे। अन्यथा तो आपके पास में नॉलेज क्या होगी, आपके पास में सामाजिक संपदा क्या होगी, क्योंकि आपने तो कुछ कम्युनिकेट किया ही नहीं, आपने कोई नया विश्लेषण किया ही नहीं। आप जो कुछ जानते हो, आप साइंस के बारे में जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में जानते हो, आप नाटक के बारे में, आप जिस किसी भी चीज के बारे में जानते हो, आप अपने समुदाय में कम्युनिकेट करें और वर्चुअल में कम्युनिकेट करें, और वही आपकी नई सामाजिक संपदा होगी। अब मेरे पास है, अब मैं रोज कर रहा हूं, तो मेरा वीडियो रोज तैयार हो जाता है फ्री में, जो समय खर्च जरूर हो रहा है मेरा, लेकिन मैं करता भी क्या, सार्थक उपयोग यही होगा इसका कि हम ज्ञान का विनिमय करें, सूचनाओं का विनिमय न करें। और यही जगह पुराने जो बुर्जुआ, जो वर्चुअल समुदाय का जो कॉन्सेप्ट है, उससे इसे एक रिवोल्यूशनरी, एक परिवर्तनकामी वर्चुअल समुदाय में कन्वर्ट कर सकती है ये चीज। यूरोप के तमाम देश जो ज्ञान समाज में दाखिल हो गए, वे अब सूचना समाज में नहीं, ज्ञान समाज में है, हमें उनसे सीखना चाहिए। तो हमारी चुनौती है कि हम इस वर्चुअल समुदाय को एक नॉलेज समुदाय में कन्वर्ट करें, वही हमारी ज्ञान संपदा होगी। हम सिर्फ सूचना तक सीमित न रखें, सूचना के विनिमय तक सीमित न रखें, और यही इसके जो प्रचलित जो फॉर्मेट है जिसमें हम लोग बांध दिए गए हैं, उससे निकलने का तरीका है। इसके अंदर जो एक इनबिल्ट डिपॉलिटिसाइजेशन है या अराजनीति की राजनीति है, उससे निकलने का एकमात्र तरीका है क्या, मानवाधिकारों की चेतना पर जोर दें कि जो वर्चुअल समुदाय में आए वो एटलीस्ट मानवाधिकारों के प्रति सजग हो, सचेत बने, उन्हें जाने, वह हमारा मेंबर हो सकता है। मनुष्य वह जो अपने अधिकारों को जाने, वर्चुअल मनुष्य वह जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जाने। मुझे ऐसा मनुष्य नहीं चाहिए जो सिर्फ मोबाइल चलाना जानता हो लेकिन दिमाग इसका एकदम ब्लैंक हो, खाली हो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने पशु पक्षियों का समुदाय नहीं बनाया, ये मनुष्यों का समुदाय है। इसलिए हम कोशिश करें एक नया संसार बनाने के लिए वर्चुअल में, और वह एक नॉलेज का संसार होगा, फिलहाल इतना ही। थैंक यू।